बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया कहानी देखने वाले हैं। कहानी का नाम है नया इलाज। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये हमारे प्यारे सेठ जी हैं, ये हकीम चाचा हैं, ये इनका इलाज कर रहे हैं। तो किस प्रकार से इलाज होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक नगर में रहते थे एक सेठ, और सेठ का नाम था गरीबदास। सेठ थे लेकिन नाम क्या था बच्चों? गरीबदास। पर वे बिल्कुल गरीब नहीं थे। उनके पास ढेर सारा धन था, बहुत सी अचल संपत्ति थी। कहने का मतलब है बहुत सारा संपत्ति था, धन दौलत था। सेठ जी को सभी प्रकार का सुख था, केवल उन्हें एक ही दुख था, और यही दुख सभी सुखों को मिट्टी बना रहा था। और उनका दुख यही था कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। और आज के भी ज़माने में यही सही बात है बच्चों कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वह धनी है। देखो आगे है कि उन्हें अनगिनत बीमारियां थी, बहुत सारी बीमारियां थी। और धीरे धीरे क्या होता है, सेठ जी का रोग बहुत बढ़ जाता है। कई बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं इलाज के लिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। फिर बहुत सारे वैद्य और हकीम भी बुलाए गए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे जो मर्ज था, मतलब जो तकलीफ था, वो ज्यों का त्यों था, और दवा जो भी मिल रहा था, फिर भी कोई परेशानी का समस्या का निदान नहीं हो रहा था। सेठ जी और उनका परिवार पूरे परेशान हो चुके थे। सभी नौकर चाकर जो थे वहाँ काम करते थे, वे भी दुखे थे कि हमारे मालिक को कौन सा रोग हो गया है। मिलने जुलने वाले लोग भी चिंतित थे। रोग था जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। निराश होकर आखिरकार सेठ जी ने घोषणा करवाई कि जो उन्हें ठीक करेगा उसे वे मुंह मांगा इनाम देंगे। इनाम से लालच में आकर बहुत सारे डॉक्टर वैद्य आए, इलाज भी किया, लेकिन सेठ जी की दशा नहीं सुधरी। एक दिन क्या होता है बच्चों कि बूढ़े हकीम जी सेठ जी के पास आते हैं। वे इनकी नब्ज देखते हैं। नब्ज मतलब हाथ के पास जो नाड़ी होता है उसको देखते हैं। शरीर परीक्षा की, मतलब शरीर को देखा कि आखिर में क्या बीमारी है। उसके बाद अलग अलग जाकर सभी नौकरों को अलग अलग बुलाकर, यहाँ तक कि रसोइये से भी चुपचाप कुछ बातें की। अब लास्ट में वे सेठ जी से पूछते हैं। हकीम जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सेठ जी आपके पास तो इतना ज्यादा धन है, दौलत है, फिर भी लगता है कि आप खाने पीने में बहुत कंजूसी करते हैं। सेठ जी चौंक गए, बोले अरे कंजूसी? मैं भला कैसे कंजूसी करूंगी? कैसे कर सकता हूँ मैं कंजूसी? फिर बोलते हैं ठीक है, खाते पीते हो तो बीमार क्यों पड़ते हो? खैर छोड़ो, जरा आप बताओ तो तुम क्या खाते पीते हो, अपनी खुराक बताओ। तो सेठ जी बोलते हैं खुराक तो मैं ठीक ही लेता हूँ। सवेरे 8 कचौड़ी खाता हूँ, पकौड़े खाता हूँ, एक बड़ा कटोरा हलवा, एक कटोरी मलाई, कुछ सूखा मेवा जैसे किशमिश छुहारा खाता हूँ, और एक लोटा दूध नाश्ते में। और दोपहर को और ये बोलने वाले थे तो हमारे हकीम जी बोलते रुकिए ठहरिए। अरे इतना सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगा। दोपहर और शाम की खुराक तो इससे दोगुनी होगी। हकीम जी बीच में ही बोल पड़े। सेठ जी बोलते हाँ, आपका तो अनुमान बिल्कुल ठीक है। पूरी पराठे मुझे बहुत पसंद हैं हकीम साहब, मैं डट कर खाता हूँ। डट कर खाने का मतलब है भर पेट खाता, एकदम कटार मार मार के, ढकार मार मार के। फिर भी समझ में नहीं आता है कि चलते चलते मेरा दम क्यों फूलने लगता है। सेठ जी बोले। हकीम जी बोले अच्छा ऐसा बात है, सब ठीक हो जाएगा, पर इलाज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें साफ साफ बताना चाहूँगा। सेठ जी बोले ठीक है, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। हकीम जी बोलते हैं अच्छी तरह सोच लीजिएगा, मेरे इलाज पर आप नाराज तो नहीं ना होंगे? इलाज किसी अलग सुनसान जगह पर किया जाएगा। सेठ जी बोलते भाई मैं क्यों नाराज होने लगा, मेरा तो भला हो रहा है। तो बोलते ठीक है, शहर से बाहर आबादी पर कुछ दूर आपका कोठी है। सेठ जी बोलते हाँ मेरा कोठी है, तो एक काम करते हैं वहाँ कल से सुबेरे से इलाज हम लोग शुरू कर देते हैं। हकीम जी क्या करते हैं, अपने साथ लाए हुए आदमी को अलग ले जाकर इलाज के बारे में समझाना शुरू करते हैं। फिर हकीम जी चले जाते हैं, विदा ले लेते हैं। विदा लेना मतलब चले जाते हैं। अब हकीम जी बड़े वक्त के पाबंद थे। पाबंद मतलब कि जो समय दे दिए थे उसी समय पे काम करते थे। वे अगले दिन सवेरा होते ही सेठ जी के यहाँ पहुंचे। उनका सहायक, मतलब हकीम जी एक अपने सहायक को लेकर चलते थे। वे 2 घंटा पहले ही इलाज की तैयारी के लिए उस निर्जन कोठी, निर्जन मतलब कि ऐसा जगह पे कोठी था जो शहर से काफी दूर था और सुनसान इलाका में था, उस कोठी पर, उस घर में पहुंच गए थे। हकीम जी निर्जन कोठी तक पैदल टहलते हुए चलना चाहते थे, किंतु सेठ जी ना माने। हकीम जी बोलते थे कि चलो पैदल ही जाते, लेकिन सेठ जी बोले नहीं बाबा बहुत दूर है,
वे हाथ नचा कर बोले, उस कोठी तक पैदल जाएंगे? अरे बाप रे बाप, 4 कदम चलते ही मेरा तो दम फूलने लगता है। इतना पैदल मैं तो नहीं जाऊंगा। 5 कार है मेरे पास, इनका क्या होगा? एक काम करते हैं, चलिए गाड़ी से चलते हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। हकीम जी मुस्कुराए, बोले ठीक है भाई, लेकिन फिर बोले नहीं, मुझे तो पैदल चलना है। दोनों गाड़ी में बैठकर निर्जन कोठी पर जा पहुंचे। हकीम जी सोचे चलो जिद करने का कोई फायदा नहीं है, चलते हैं। हकीम जी ने वहां पहुंचकर अपने सहायक से पूछा, क्यों भाई, इलाज की सब तैयारियां हो गई हैं? सहायक ने स्वीकृति में सिर हिलाया। स्वीकृति मतलब कि हाँ में सिर हिलाया, बोला हाँ हाँ हकीम जी सब तैयार है, और एक बाहरी कमरे की ओर संकेत कर दिया। आगे आगे सेठ जी, पीछे पीछे हकीम जी उस कमरे की ओर पहुंचे। कमरे के बाहर सेठ जी के जूते उतरवा दिए गए। हकीम जी ने बोला कि देखिए इलाज हम करेंगे, आपको जूता खोलना पड़ेगा। ठीक है भाई, जूता खोल दिए। तभी एक अनोखी बात हुई, नंगे पैर सेठ जी जैसे उस कमरे में घुसे, हकीम जी ने क्या किया, फुर्ती से बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। सोचो कितना अजीब लगा होगा। सेठ जी कमरे के अंदर, हकीम जी बाहर। अब अंदर घुसते ही सेठ जी को ना जाने क्या हुआ, वह जोर से चिल्लाने और नाचने कूदने लगे। ये भाई क्या बात है, बंदर जैसे उछलने लगे। तो बात ये थी कि कमरे का फर्श गर्म तवे की तरह तप रहा था और उस पर पैर रखे नहीं जा रहे थे। कमरा बंद था, फर्श मतलब कि जमीन बच्चे, जमीन पूरा एकदम तपा हुआ था, गर्म था, और पैर नंगे थे। कहने का मतलब है खाली पैर थे, चप्पल जूते तो नहीं थे। अब सेठ जी लगे उछलने कूदने बंदर के जैसा। हकीम जी कमरे से बाहर थे, उन पर चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं था, उल्टे वे तो मंद मंद धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने गाड़ी के चालक को भी 2 घंटे बाद आने की बात बोली कि ड्राइवर साहब आप जाइए, 2 घंटा बाद आइएगा। और वहाँ दूर दूर तक कोई आदमी तो था नहीं, तो फिर सेठ जी का चिल्लाना कौन सुनेगा? कोई नहीं। उनके मोटे थुल शरीर का उछलना कूदना उस समय कोई देख पाता तो अपनी हंसी नहीं रोक पाता। कोई शरारती बच्चे उन्हें देखता तो उसे बड़ा मजा आता। देखो यहाँ पिक्चर में पूरा गर्म पानी में उछल रहे हैं हमारे सेठ जी, ढुचुक 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 ढुचुक। अब सेठ जी बेचारे थक कर चूर हो गए, पसीने से पूरा लथपथ हो गए। वे लगभग आधे घंटे से इसी तेज रफ्तार से क्या कर रहे थे, उछल कूद रहे थे। तब धीरे धीरे फर्श की तपन कुछ कम हुई। मतलब ये जो फर्श था, यहाँ आपको दिख रहा है पिक्चर में बच्चों, ये फर्श क्या था, पूरा गर्म था। इस पे ये देखो हमारे सेठ जी खाली पैर हैं, तो पैर कैसे रखेंगे, बहुत दिक्कत हो रहा था। कुछ देर बाद कुछ कम हो गया तो सेठ जी के उछलने कूदने की रफ्तार भी उसी हिसाब से धीमी पड़ गई। सेठ जी हकीम जी को भरकस कोस रहे थे, यहाँ तक कि गालियां भी बक रहे थे। पर कमरे के बाहर हकीम जी तो बहरे बने हुए थे, खूब मुस्कुरा रहे थे। उछलिए सेठ जी। पूरे 1 घंटे के बाद हकीम जी ने उस कमरे का दरवाजा खोला। पसीने में लथपथ बेचारे सेठ जी हकीम जी को गालियां बकते हुए बड़बड़ाते हुए बाहर निकले। हकीम जी धैर्य की मूर्ति बने रहे, मतलब कुछ नहीं बोले, शांति से सारी बात को सुनते रहे। उन्होंने सेठ जी को एक पेड़ की छाया में बैठाया। कुछ देर आराम करने के बाद सेठ जी को लगा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई है। तब हकीम जी ने कहा, सेठ जी मैंने पहले ही कहा था ना कि आप किसी बात का बुरा नहीं मानोगे। आप 10 कदम भी ना चल पाते थे, अब देखिए आप घंटे भर लगातार उछलते कूदते रहे। बताइए अच्छा है कि नहीं है? आप अच्छी खुराक लेते हैं, लेकिन आप कोई पारिश्रमिक या श्रम या व्यायाम मेहनत नहीं करते। यही आपका बीमारी का वजह है और यही आपका रोग है कि आप खाते तो एकदम ठूस ठूस के हैं, लेकिन काम बिल्कुल नहीं करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है और यही आपका रोग का वजह है। आप थोड़ा ना कम खाइए और नियमित प्रत्येक दिन व्यायाम कीजिए, योगासन कीजिए, सवेरे खुली हवा में घुमा कीजिए और कुछ ही दिनों में आप पूरा ठीक हो जाएंगे। फिर हकीम जी बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा सेठ जी, आपके इलाज में मुझे कुछ सख्त कदम उठाने पड़े। आखिरकार सेठ जी को अपनी तबीयत कुछ ठीक लग रही थी, इसलिए उनका भी गुस्सा क्या हो गया, शांत हो गया। हकीम जी की सम्मति को उन्होंने स्वीकार किया, बोले ठीक है आप जैसा बोलिएगा मैं वैसा करूँगा। आखिरकार उचित खान पान और नियमित व्यायाम के द्वारा सेठ जी कुछ दिनों में स्वस्थ हो गए। अब हकीम जी से उनकी जो रही सही थोड़ी मोड़ी जो नाराजगी थी वो भी मिट गई। अब नाराजगी खत्म होने के बाद वही सेठ जी जो अब हकीम जी को पहले गालियां दे रहे थे, अब उनकी प्रशंसा करने लगे। तो बच्चों कैसा लगा ये स्टोरी? मैं आशा करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। ओके बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।